हेलो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट के वीडियो लेक्चर जो कि सेंटर ऑफ मास के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूले रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स रिवीजन सीरीज के इस वीडियो में मैंने आपको लास्ट क्लास में इम्पल्सिव टेंशन एंड इम्पल्सिव नॉर्मल एंड इम्पल्स फोर्सेस के बारे में आपको बताया था कि कौन से फोर्सेस इम्पल्सिव होते हैं एंड कौन से फोर्सेस इम्पल्सिव नहीं होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैंने लास्ट क्लास में अच्छी तरह से बताया था। ठीक है, चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कोलिजन और इम्पैक्ट। कोलिजन क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे एंड इसके कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोलिजन इज एन इवेंट in which an impulsive force act between two or more bodies for a short time which results in change of velocities। कोलिजन एक ऐसी इवेंट है जिसमें टू और मोर देन टू बॉडीज के बीच में एक इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करता है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम विच इज कॉल्ड कोलिजन। अगली बात क्या है कोलिजन के बारे में? कोलिजन इज इन फैक्ट अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। जो बॉडी का कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम है उसी का क्या है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है कि कोलिजन के बाद ये टोटल मोमेंटम इन दोनों बॉडीज के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कोलिजन के टाइम पर बॉडी का मोमेंटम, जो बॉडी से कोलाइड करने वाली या फिर पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है, ऑलवेज कंजर्व रहता है। ठीक है, अगली लाइन के बारे में बात करते हैं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होती है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं कि इसको मैंने थोड़ा सा लिख रखा है कि जिस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगता है उससे ही हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपसे बोलना चाहूँ कि सपोज करते हैं ये कोई बॉडी है, ये दोनों बॉडी है, ये आपस में कोलाइड करती हैं। कोलाइड करने का मतलब फर्स्ट वाली बॉडी एंड सेकंड वाली ये बॉडी, जो इम्पल्सिव फोर्स अब इन दोनों के बीच में इम्पल्सिव फोर्स किस वाले डायरेक्शन में लगेगा, इस वाले डायरेक्शन में लगेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं, या फिर लाइन ऑफ टेंजेंट, लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कोलिजन ये रहेगी, ठीक है। टेंजेंट ऑफ कोलिजन, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन खींचेंगे वही क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाएगी। एंड लाइन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। लाइन ऑफ मोशन क्या होती है? लाइन ऑफ मोशन जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चलता है उसे हम लाइन ऑफ मोशन कहते हैं। कोलिजन के बाद या फिर कोलिजन के बिफोर जिस डायरेक्शन में पार्टिकल आफ्टर कोलिजन मूव करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई के बारे में बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ई इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करेगी, सपोज करते हैं दोनों बॉडी है, जब स्टार्टिंग में कोलाइड करेगी तो इसका क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। दोनों बॉडी अपनी अपनी शेप चेंज करेगी ऐसे कैसे, सपोज करते हैं बॉडी 1 बॉडी 2। तो इस टाइम पर कौन सा इंपल्स लग रहा है उसे बोल देंगे डिफॉर्मेशन इंपल्स। जब ये बॉडी आपस में अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ आएगी तो आपस में दूर जाएगी, नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा। तो इस टाइम पर कितना इंपल्स लग रहा है उसी का रेशियो किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बराबर होता है। या फिर मैं इसके बारे में अनदर डेफिनेशन के बारे में बात करना चाहूँ, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द बॉडी। दोनों बॉडी किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रही है एंड किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, ई के बारे में बात ई होता है। जैसे कि मैं आपसे यहाँ पर बोलना चाहूँ, सपोज करते हैं बिफोर कोलिजन इस बॉडी की स्पीड v1 है एंड सेकेंड बॉडी की स्पीड v2 है। कोलिजन करने के लिए पीछे वाली बॉडी u1 ग्रेटर देन होना चाहिए u2 से,
आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट वाली बॉडी है इसकी स्पीड v1 हो जाती है एंड जो सेकंड वाली बॉडी है उसकी स्पीड v2 हो जाती है। v2 ग्रेटर देन है v1 से, ऑब्वियसली बात है, होना भी चाहिए। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोले तो v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी u1 माइनस u2। तो इन दोनों का जो रेशियो है वही किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बराबर होता है। ई के बारे में बात करना चाहूँ, ई डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ बोथ द कोलाइडिंग बॉडीज। बोथ द कोलाइडिंग बॉडी किस मटेरियल की बनी हुई है या फिर उनकी सरफेस कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यदि मैं बात करना चाहूँ, सपोज करते हैं ये कोई बॉल है जो ग्राउंड से टकरा रही है, तो ग्राउंड की स्पीड तो जीरो हो जाएगी, तो u1 इज इक्वल टू माइनस वी नॉट हो जाएगा एंड u2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पर है। आफ्टर कोलिजन देखते हैं जो v1 है या फिर आफ्टर कोलिजन जो बॉल है इस बॉल की स्पीड v1 v डैश हो जाती है एंड जो दीवार की स्पीड तो जीरो की जीरो रहेगी। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करना चाहूँ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। v2 जीरो है, v1 डैश एंड v1 माइनस है जीरो, तो इसकी किसके बराबर हो जाएगी v डैश इज इक्वल टू ई वी नॉट टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन्स। कोलिजन का क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफाई किया गया कोलिजन को ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पर कोलिजन को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पर कोलिजन को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन। फर्स्ट बात करता हूं मैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन के बारे में देखते हैं। इफ वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज आर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यदि कोलाइडिंग बॉडी की जो वेलोसिटी है, सपोज करते हैं ये कोई कोलाइडिंग बॉडी है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ये दोनों बॉडी कोलाइड करेगी आपस में, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये दोनों कोलाइड करेगी, तो ये वाली लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी। यदि इन दोनों की बॉडी इसी लाइन के वेलोसिटी इसी लाइन के अलोंग है तो इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। बात करते हैं ऑब्लिक कोलिजन की। इफ वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, देखो ऑब्लिक कोलिजन के लिए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इसी लाइन के अलोंग वेलोसिटी होनी चाहिए, बट ऑब्लिक कोलिजन के लिए यदि वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन्स, देन कोलिजन इज सेड टू बी ऑब्लिक कोलिजन। जैसा कि यहाँ पर बात करना चाहूँ, देखिए एक बार लाइन ऑफ मोशन ये रहेगी एंड इसी केस में लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी यही रहेगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी इसके अलोंग है एंड इसकी वेलोसिटी भी इसी के अलोंग है, तो ये हेड ऑन कोलिजन हो जाएगी। बात करना चाहूँगा ऑब्लिक कोलिजन की। ऑब्लिक कोलिजन में देखिए कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो क्योंकि लाइन यहाँ पर दोनों बॉडी यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही हैं तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो इस बॉडी की ये वाली हो जाएगी। एंड लाइन ऑफ मोशन की बात करना चाहूँ, लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए, क्यों, क्योंकि पार्टिकल इस वाली डायरेक्शन में मूव करता हुआ इसको हिट कर रहा है। सिमिलरली ये वाला पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इस वाले डायरेक्शन में मूव करेगा, तो लाइन ऑफ मोशन ऑफ बी की ये वाली हो जाएगी एंड लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए की ये वाली हो जाएगी। ठीक है, बट इसके अंदर जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग नहीं है, या फिर इन दोनों की वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है, ये वास्ते कौन सी कोलिजन कहलाएगी, ऑब्लिक कोलिजन कहलाएगी। ठीक है, दूसरे एग्जांपल की बात करना चाहूँ ऑब्लिक कोलिजन का। सपोज करते हैं कोई वेज रखा हुआ है यहाँ पर, इस वेज पर मैंने किसी भी एच साइड से कोई भी स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप किया, तो ये बॉल क्या करेगी, यहाँ पर जाके हिट करेगी तो इस पॉइंट पर जाकर इसको टच करेगी वेज को, तो ये वाली जो लाइन रहेगी ये वाली लाइन कहलाएगी क्या, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। एंड जो ये वाली लाइन है क्योंकि बॉडी इस लाइन पे लॉन्ग मूव करती हुई आ रही है, ये कहलाएगी लाइन ऑफ मोशन। तो दोनों एक ही डायरेक्शन पर नहीं है या फिर दोनों की वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है, जी वास्ते कौन सी कोलिजन कहलाएगी, ये कहलाएगी ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, अब आगे की तरफ बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन में, जो है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बेसिस पर कोलिजन कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, एनर्जी के बेसिस पर कोलिजन 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट की बात करता हूँ मैं,
इलास्टिक कोलिजन या फिर कहता हूँ मैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या होती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसके बारे में बात करते हैं। द कोलाइडिंग पार्टिकल रीगेन्स देयर शेप एंड साइज कंप्लीटली। जो कोलाइडिंग पार्टिकल है वो कोलिजन के बाद यदि अपनी पूरी ओरिजिनल साइज को कंप्लीटली रिगेन कर लेते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। अर्थात नो फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स स्टोर्ड एज अ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी। बॉडीज के बीच में कोई भी फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड नहीं होनी चाहिए एज अ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। पूरी की पूरी एनर्जी वापस अपनी बॉडी रीगेन कर लेनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बॉडीज की इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन की बात की जाएगी, दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी इक्वल रहेगी। एंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल होगा। यहाँ से देख सकते हैं दोनों बॉडीज की स्पीड इंटरचेंज हो सकती है या फिर अलग अलग हो सकती है, बट सेपरेशन एंड अप्रोच दोनों का इक्वल रहेगा। आगे की तरफ बात करते हैं पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है क्या नहीं होती है। द कोलाइडिंग पार्टिकल डज नॉट रीगेन देयर शेप एंड साइज कंप्लीटली। मतलब जो कोलाइडिंग बॉडी है वो अपनी शेप एंड साइज को कंप्लीटली रीगेन नहीं करती हैं, तो उस टाइप की कोलिजन को अपन कौन सी बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। अर्थात सम फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज स्टोर्ड या फिर रिटेन्ड बाय द कोलाइडिंग पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी थी बॉडी के पास इनिशियली बिफोर कोलिजन, उसका सम पार्ट वो अपने अंदर डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। तो दस क्या बोल सकता हूँ मैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0 से ग्रेटर देन एंड 1 से लेस देन होता है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेस देन होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। इसकी स्पीड इससे मान सकते हैं ये कोई v1 से चल रहा है, v2 कोलाइडिंग करने की कंडीशन ये, जब ये कोलाइडिंग कर रहे होंगे आफ्टर कोलिजन v2 ग्रेटर देन होगा क्योंकि सेपरेशन होना चाहिए। तो इस वाले केस में u1 माइनस u2 ग्रेटर देन v1 माइनस u2, क्यों, क्योंकि ये वाली इस वाली कंडीशन को लगाना है। ठीक है, अगली बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में यदि मैं बात करना चाहूँ तो क्या होती हैं। कोलिजन इज सेड टू बी perfectly inelastic if both the particles stick together after the collision and more with some velocity along the line of impact। मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि दोनों पार्टिकल स्टिक हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों पार्टिकल स्टिक हो सही, बट आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल की स्पीड जो रहेगी वह इक्वल रहेगी। उसी कोलिजन को अपन क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। सपोज करते हैं u1 स्पीड से आ रहा है, ये u2 स्पीड से आ रहा है। आफ्टर कोलिजन दोनों या तो स्टिक भी हो सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग भी मूव कर सकते हैं, बट दोनों की वेलोसिटी जो रहेगी वह इक्वल रहेगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। क्यों, और E की वैल्यू इसमें रहेगी कितनी, 0, E की वैल्यू 0 रहेगी एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेगी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, मिसकंसेप्शन क्या होता है यहाँ पर कि बोथ द बॉडी डज नॉट स्टिक टुगेदर। दोनों बॉडी स्टिक हो भी सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, बट एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम। ये कंडीशन होना बहुत ही जरूरी है कि दोनों बॉडीज की परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट का अलोंग वेलोसिटी सेम होती है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर। इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करना चाहूँ। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इफ रफ सरफेस इज प्रेजेंट। इलास्टिक कोलिजन के अंदर यदि रफ सरफेस प्रेजेंट है, जैसे कि मैं आपसे बोलना चाहूँ, सपोज करते हैं
ई इज इक्वल टू 1 है, इलास्टिक कोलिजन होगी। रफ सरफेस है, यहाँ पर ये बॉडी से स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद इधर जाएगी, तो क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगी, बिकॉज फ्रिक्शन इज इम्पल्सिव। फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा इस वाले केस में, इम्पल्सिव रहेगा। या फिर कह सकता हूँ मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट यहाँ पर कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, जो वास्ते क्या रहेगी ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं कोलिजन के बारे में। मैंने डिफाइन किया था आपको फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट्स के आधार पर। फर्स्ट बात करता हूँ हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या होती है इसके बारे में बात करता हूँ। कोलिजन इन वन डायमेंशंस के बारे में बात करना चाहूँगा। हेड ऑन कोलिजन में सपोज करते हैं ये m1 मास का बॉडी है, u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, m2 मास की बॉडी u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ऐसा हो जाता है। तो इस केस में लिखना चाहूँ तो E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन इसके बराबर हो जाएगा। एंड यहाँ से इसका सॉल्यूशन करने के बाद यदि मुझे v1 निकालना है, आफ्टर v1 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी v2 की वैल्यू निकालनी है, तो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस ई u1 माइनस u2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन्स। यहाँ से v2 की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो p इनिशियल इतना निकल के आएगा। एंड p इनिशियल निकलने के बाद v1 निकालना है मुझे, इसको इधर लेके आऊँगा, इसको इधर लेके आने के बाद v1 जो स्पीड आएगी वो कितनी निकल के आएगी पार्टिकल की, फर्स्ट वाले पार्टिकल की आफ्टर कोलिजन जो स्पीड pi प्लस ई m2 v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एंड जो v2 जो स्पीड आएगी आफ्टर कोलिजन्स pi प्लस ई m1 u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के बराबर होगी। यहाँ से दोनों को अपन कैलकुलेट करेंगे और इस प्रकार से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सम स्पेशल केसेस की बात करता हूँ मैं इसमें। हेड ऑन कोलिजन्स के सम स्पेशल केसेस है। फर्स्ट सम स्पेशल केसेस, केस फर्स्ट, यदि दोनों बॉडीज का मास इक्वल है एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, m1 ये u1 से आ रहा है एंड ये m2 u2 से आ रहा है, तो v1 की बात करना चाहें उस वाले फॉर्मूले पे पुट करेंगे, जो भी यहाँ पर ए वाला फॉर्मूला है इसके अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो स्पीड निकल के आएगी v1 तो u2 के बराबर हो जाएगी एंड v2 u1 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब बोथ द बॉडीज वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज। यदि दोनों बॉडीज का मास सेम है एंड इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। केस सेकंड की बात करना चाहूँ मैं आपसे। m1 बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर देन है m2 से और कोलिजन इलास्टिक है, मतलब जो वेलोसिटी जो v1 है वो बहुत ही हैवी है एंड m2 बहुत ही कम है एंड ये रेस्ट पर है। जब कोलिजन होगी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो u1 के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा इसकी वेलोसिटी के अंदर आफ्टर कोलिजन, बट जो v2 है या फिर कहता हूँ मैं m2 मास है वो इसकी दुगनी वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। इस कंडीशन को आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्लिक कोलिजन्स या फिर कोलिजन इन टू डायमेंशनल। लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट आर नॉट सेम। ऑब्लिक कोलिजन क्या होती है, जब लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट्स आर नॉट सेम। जैसे कि मैं आपसे बोलना चाहूँ, ये कोई क्वेश्चन के बेस्ट पर समझते हैं इसको। ये 2 मीटर रेडियस का कोई स्फीयर है 2 kg का, जो 10 मीटर पर सेकंड से इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड एक स्फीयर है 3 मीटर रेडियस का और 2 kg का, जो इस वाले डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स में 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। एंड दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1/2 दिए गए हैं। फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज की फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, तो ऐसे एक से टकराएगी। यहाँ पर टकराते समय लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाली रहेगी, ये 3, 2 और 3, ये दोनों के बीच सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 5 हो जाएगी, इसकी रेडियस 3, तो एंगल ऑफ जो एंगल रहेगा वो कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पर देख सकता हूँ इसकी स्पीड इस लाइन के अलोंग, क्योंकि 10 से आ रहा है ये एंगल 37, तो इसके अलोंग इसकी स्पीड 8 हो जाएगी एंड इसके परपेंडिकुलर 6 हो जाएगी। ये वाला 5 से आ रहा है तो इस लाइन के अलोंग इसकी स्पीड देखना चाहूँगा तो ये 4 हो जाएगी एंड ये 3 के बराबर हो जाएगी। वही मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग
वेलोसिटी से निकालते हैं। u1 इतना, u2 इतना, m1 m2 दिए गए। तो p इनिशियल की बात करना चाहूँ तो p इनिशियल दोनों से अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 8 हो जाएगा। v1 की बात करना चाहूँ उस वाले फॉर्म में रखकर सारी वैल्यू पुट करते हैं तो v1 -1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। v2 की बात करना चाहूँ तो v2 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाला स्फीयर है आफ्टर कोलिजन इस वाले डायरेक्शन में मूव करने लग गया। इसके लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी ये है एंड एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो ये पार्टिकल इस वाले डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड इसकी बात करना चाहूँ ये इस वाले डायरेक्शन में मूव करेगा, 3 से चल ही रहा है ये वाला इधर, और ये 5 से इधर चल जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला इस वाले डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ओब्लिक कोलिजन होगी क्योंकि वेलोसिटी जो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल मास सिस्टम की। वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में बात करना चाहूँ, वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब यदि कोई भी सिस्टम मूव कर रहा है एंड उसमें से मास रिलीज हो रहा है तो उस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगता है। उसी कंसेप्ट को अपने वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलना चाहूँ ये कोई एम मास की कोई बॉडी है, इसमें से डी एम मास रिलीज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी यू है एंड वी इसकी वेलोसिटी है बड़े वाले मास की, u ग्रेटर देन है v से 8 टाइम t, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये हो जाएगी। एंड किसी भी टाइम dt पर देखना चाहूँ तो इसने जो मास रिलीज हुआ इसने इस पर थ्रस्ट लगाया एंड इसकी वेलोसिटी dv इंक्रीज होगी। dt टाइम की बात करना चाहूँ मैं आपसे तो वही मोमेंटम इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम। बिफोर तो ये वाला था, आफ्टर ये वाला हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात करना चाहूँ p फाइनल माइनस p इनिशियल। आफ्टर कैलकुलेशंस जो थ्रस्ट फोर्स आएगा, जो इस पर थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो थ्रस्ट कितना हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू वी आर डी एम अपॉन डी टी। यहाँ पर वी आर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी एम विद रेस्पेक्ट टू मेन मास, जो कैपिटल मास एम का मास रहेगा ना उसके रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है। एंड अब इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा इस वाली बॉडी पर, एफ एक्सटर्नल तो है ही सही, इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो गया, कितना, थ्रस्ट फोर्स, तो नेट फोर्स इतना लगेगा जैसे कि यहाँ पर शो कर रखा है, एफ एक्सटर्नल प्लस वी आर डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। यहाँ पर डी एम अपॉन डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ठीक है, इस प्रकार से अपन किसी भी वेरिएबल मास सिस्टम को टैकल कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये तो फॉर्मूले वाली सीरीज है। मेन सीरीज में इसको मैंने अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। रॉकेट रिपल्सन की बात करना चाहूँ मैं, प्रोपल्सन की बात करना चाहूँ कि रॉकेट किस टाइप से मूव करता है, किस टाइप से मूव नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर एक बार रॉकेट्स के अंदर क्या होता है, रॉकेट्स के अंदर जो इसका फ्यूल होता है, ये फ्यूल इस वाले डायरेक्शन में बर्न होता है, तो ये इस पर थ्रस्ट लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर नेट फोर्स ऊपर डायरेक्शन में बढ़ता है एंड वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती जाती है। एफ एक्स की बात करना चाहूँ एम जी लगेगा इस पर, म्यू के जी पर सेकंड रेट से यदि फ्यूल बर्न हो रहा है तो इस पर लगने वाला जो थ्रस्ट है वो माइनस म्यू आर अपॉन डी एम अपॉन डी टी। माइनस क्यों, माइनस इसलिए क्योंकि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में एक डी एम माइनस डी एम अपॉन डी टी पाएगा, जो कितना क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है रेट के साथ, तो इस पर थ्रस्ट की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आएगी। और आफ्टर टी टाइम्स बाद इसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी है v। आफ्टर टी टाइम्स बात करता हूँ इसके पास वेलोसिटी v होगी, तो वही फोर्स को बैलेंस करेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस एफ टी। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एफ नेट कितना हो जाएगा एम डी वी अपॉन डी टी, एम इंटू ए के अनुसार, एम जी एक्सटर्नल थ्रस्ट इतना लग जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशंस v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी आर एल एन एम नॉट अपॉन एम के बराबर हो जाएगा। इस टाइप से रॉकेट का प्रोपल्सन होता है। तो ये सेंटर ऑफ मास के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो सारे मैंने आपके साथ डील कर दिए। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे आरबीडी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।